नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पॉलिटिकल पॉडकास्ट में। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं रजनीश सर, आरजेडी सैनिक, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनसे बातचीत होगी। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़ी हुई मामला है। देखिए, बांग्लादेश की स्थितियां बद से बदतर लगातार हो रही हैं। बांग्लादेश की स्थिति सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? क्या भारत सरकार इस पर कुछ कड़ा कदम नहीं उठा सकता? क्या इंटेलिजेंस जो बांग्लादेश के मामले जो भी उठे हैं उनको खबर नहीं थी? या फिर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? इंटरनेशनल लॉ क्या बांग्लादेश का मदद नहीं कर सकता? बिहार से सटा हुआ ये देश है और इस वजह से चिंता का विषय बनता चला जा रहा है कि आने वाले भविष्य में अगर ऐसी ही स्थितियां रहीं तो बाकी देश और खासतौर भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो आखिरकार इंटेलिजेंस क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है? क्या इंटरनेशनल लॉ इस पर मिलकर कुछ चर्चा नहीं कर सकते हैं? इस समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है? चलिए रजनीश सर से जुड़ते हैं और कई सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। हाँ देखिए, आपने बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सवाल है जी। बोलिए बोलिए। बांग्लादेश से जुड़ा हुआ सवाल मेरा ये है कि क्या इंटरनेशनली इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है? देखिए, जो इंटरनेशनल प्रेस है, माने जिसका दुनिया पर काबू है समाचार जगत पे, जो अमेरिकन प्रेस है, ब्रिटिश प्रेस है, इंग्लिश मीडिया का प्रेस है, इस पर वेस्टर्न कंट्री वालों का पूरा प्रभुत्व है। जहां तक इंटरनेशनल, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन है, यूएनओ है, तो इस सब पे उन्हीं लोगों का कब्जा है। वो जहां उनके मन की सरकार होती है तो सरकार कितनी भी एट्रोसिटी कर ले, अत्याचार कर ले, लोकतंत्र के विरुद्ध काम कर ले, तानाशाही का काम करे, उनके अखबार, उनके लोग एक शब्द नहीं उठाते। लेकिन जहां उनका इंटरेस्ट नहीं सर्व हो रहा है, जहां उनके अनुसार काम नहीं होता है, तो वहां पर वह उस सरकार के अगेंस्ट में तरह तरह के प्रोपेगेंडा लगाते हैं, मतलब पेन चलाते हैं, फिर वहां पर डिमोन्स्ट्रेशन कराते हैं, पैसे के बल पे सरकार का तख्ता पलट करवा देते हैं, जो कि बांग्लादेश उसका टिपिकल एग्जाम्पल है। बांग्लादेश में एट्रोसिटी हो रहा है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक चुने हुए सरकार को 5,000 6,000 के भीड़ ने प्राइम मिनिस्टर के हाउस को घेर लिया और प्राइम मिनिस्टर से स्टेप डाउन करा लिया। भारत में एक नॉर्मल नेता 5,000 10,000 आदमी को इकट्ठा कर लेता है। अभी स्टूडेंट का प्रदर्शन हुआ है बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर के, 20,000 से ऊपर स्टूडेंट थे। अन्ना हजारे के मूवमेंट में लाखों आदमी थे, लेकिन कोई वायलेंस नहीं हुआ। 50-60 पुलिस मिलकर हैंडल करती है। लेकिन 5,000 का भीड़ एक प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करवा देता है, तो आप मामले के सीरियसनेस को समझ सकते हैं। उसके बाद लेकिन जो वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न प्रेस है, जिसको कि अमेरिका लीड कर रहा है, वो इस बात पर एक लाइन भी नहीं लिखा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे टॉपल कर दिया लोगों ने मिलके। दूसरा, वहां पे अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, वहां पर अत्याचार हो रहा है बुद्धिस्ट पे, तो इस पर कितना भी अत्याचार होते रहेगा, वेस्टर्न मीडिया लिखेगा ही नहीं। कश्मीर में हमें याद है, आपको भी याद है, पूरा दुनिया जानता है कि कैसे पंडितों के पत्नियों को छीन लिया इन लोगों ने, बलात्कार किया, लड़कों को मारा, जेंट्स को मार दिया। आज तक वो अपने घर वापस नहीं जा पाए। जबकि कितने मुस्लिम, 3 डिस्ट्रिक्ट है मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, उस पर वेस्टर्न मीडिया ने कभी नहीं बोला। आतंकवाद, इवन दे नेवर एट्रीब्यूटेड इट टेररिज्म। जब अमेरिका पे अलकायदा का अटैक हुआ, उसके बाद से ये लोगों ने कुछ को टेररिस्ट बोलना शुरू किया। डोडा डिस्ट्रिक्ट में डोगरा राजपूतों को सिस्टमेटिकली पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मारा, लिस्ट बाय लिस्ट, डेट बाय डेट, मई 2007 से 2010 तक इन्होंने सिस्टमेटिकली मारा। लेकिन कभी भी वेस्टर्न मीडिया इस पर एक लाइन नहीं बोला। तो ये जो खतरा है, आप जो सोचते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो चाहती ही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी है कौन? 55 मुस्लिम कंट्री है, उसमें आपका मित्र एक भी नहीं है। फ्रैंकली टेलिंग यू, भारत का दोस्त एक भी नहीं। वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका का जानते हैं, उसको जहां नोट मिलेगा और जो उसके पीछे पीछे चलेगा उसको ठीक है, जहां उसको कोई आंख दिखाएगा
तो उसको माने नाश करने का वो चला देगा। पाकिस्तान में अब देखिए इमरान खान का क्या किया, प्रायोजित है, ये पूरी तरह से प्रायोजित है भारत के विनाश के लिए। क्योंकि सबसे की पॉइंट क्या हुआ, ये जो दुनिया में जो लड़ाई चल रही, ये नेटो और रूस के बीच लड़ाई का क्या मतलब था? अभी ये पूरा दुनिया कोरोना के प्रकोप से अभी बचा है, कितनी महंगाई, कितने उन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन भारत जैसा देश है, अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री रेशन दिया जा रहा नहीं देता तो भारत में भी कंडीशन लंका, नेपाल और बर्मा वाला हो जाता, जन विद्रोह हो जाता। तो एक तो कोरोना से आर्थिक कमर टूटा, उसके बाद ये रूस और यूक्रेन का संघर्ष शुरू हो गया, जिसके कारण तेल का प्राइस बहुत बढ़ गया था। आपको याद ही होगा, कुछ ही दिन 122 रुपए हुआ था तो देश में बवाल हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक चालाकी किया, मैं विपक्ष में रह के भी इस बात के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, उनके चालाकी के लिए उनके मिनिस्ट्री को बहुत धन्यवाद देता कि उन्होंने रूस से तेल खरीद लिया और देश को आर्थिक महामारी में बचा लिया। नहीं तो यहाँ अगर 150 रुपए तेल, तो अमेरिका सोच रहा था कि इस लड़ाई से अमेरिका को 3 गुना फायदा था। एक तो अब पूरी दुनिया में हथियार बेचता, वो दिखाता कि लोगों को, अभी वो बेच भी रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि रशियन हथियार फेल हो रहा है यूक्रेन। दूसरा फायदा था वह तेल के दाम बढ़ा के बेचता, और तीसरा फायदा था तेल का दाम बढ़ता, पूरी दुनिया में जो चुनी हुई सरकारें, खास के एशिया में, चीन को छोड़ दीजिए, चीन में तो वहां कोई न्यूज तक नहीं निकलने देता और अमेरिका कुछ नहीं उनका उखाड़ पाता है। भारत, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इस सबको उलट पुलट कर देता तेल के दाम से। लेकिन इस सारे पॉलिटिक्स को नरेंद्र मोदी साहब का एक चाल ने पलट दिया कि वो तेल खरीद लिया, भारत को तो बचाया ही, और पूरे एशिया में, दक्षिण एशिया में तेल सस्ते दाम पर रिफाइन कर करके दिया भी। इसलिए अब अमेरिका की नजर में मोदी साहब चढ़ा हुआ है, भारत चढ़ा हुआ है कि अरे भारत तो माने विपत्ति को अपॉर्चुनिटी बना लिया। इसलिए यह भारत के विरुद्ध चौतरफा अमेरिकन प्रायोजित वार। क्यों? अभी देखिए, यूक्रेन रूस लड़ाई चल रही थी, इजराइल गाजा में लड़ाई शुरू कर दिया, जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड रूट में प्रॉब्लम हो रहा है। देख ही रहे कि जो स्वेज से होके मेडिटेरियन और रेड सी के बीच में जो स्वेज कनाल के थ्रू व्यापार हो रहा था, उसमें हूती विद्रोहियों ने हमला शुरू कर दिया, जिससे कि कितने प्राइस 20% कंटेनर का जो कॉस्ट था शिपिंग का, वो बढ़ गया है। अब इस विपत्ति के समय में जम्मू में पाकिस्तान ने अपने 600 ट्रेंड सेना के आदमी को घुसाया है टेररिस्ट के नाम पे। किस लिए? क्योंकि अमेरिका चाहता था कि इस बार भारत पाकिस्तान पे अटैक करे और फिर भारत को बड़े पैमाने पे लड़ाई में उलझा देने की साजिश थी। लेकिन इंडियन थिंक टैंक यहाँ पर बहुत स्मार्ट गेम खेला, अभी वह दम साधे हुए है। नहीं तो जब एक पुलवामा हमला हुआ तो भारत ने अटैक किया, आपको याद ही होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उड़ी, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। ये भारत का जो सिक्योरिटी एजेंसी था, प्राइम मिनिस्टर मोदी खास के पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत अटैक करे, और वह अमेरिकन डिजाइन, अब उसमें सारे अमेरिकन, यूरोपियन सब इन्वॉल्व थे। लेकिन भारत ने अभी दम साध के बहुत ही अच्छा किया कि ओपन वार नहीं किया, आतंकवादियों को खोज खोज के मार रहा, नहीं तो 600 जम्मू के अंदर घुसा दिया। पाकिस्तान क्या समझता, बिना सुग्रीव के पीठ पे भगवान राम के हुए बाली पर को ललकार सकता था? तो ये अमेरिका का सिखाया ISI CIA डिजाइन है। CIA किसी का नहीं है, अपनी माँ बहन को बेचने वाला देश है अमेरिका, उसका कोई कल्चर ही नहीं है। इसीलिए ब्रिटेन आज भी अपने को सुपीरियर समझता अमेरिका से। जब वहां इसका चाल नहीं चला है तो अब ईस्ट से भारत को घेर रहा है, बांग्लादेश में तख्ता पलट करा है। वहां के 5000 के भीड़ प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन ले रहा है, आप समझ सकते हैं। ये एक्सेप्शनल बात नहीं है, 5000 आदमी में दम है कि प्रधानमंत्री को स्टेप डाउन करा दे।
पुलिस कहाँ थी? बिहार का पुलिस 10-20 हजार आदमी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को घेर ले, बिहार पुलिस ही उनको भगा देगी। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को क्योंकि आर्मी ही कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। अब किस तरह से आर्मी कॉम्प्रोमाइज हुई? उसके बाद मणिपुर में आज भारत पे पूरा का पूरा जो मणिपुर में चल रहा है, आप यहाँ प्रैक्टिकली जाके देखिए, मैं ऑन द स्पॉट बात बोल रहा हूँ। ये जितने कुकी टेररिस्ट हैं सबके पास अमेरिकन लेटेस्ट वेपन है, ऐसा ऐसा ड्रोन है उनके पास जिससे कि वो गाइडेड मिसाइल फायर कर, मिसाइल नहीं तो कम से कम बम गिरा सकते हैं। उसमें पूरा उनके पास सारे वेपन है, अमेरिकन वेपन। लेकिन एक भी वर्ड अमेरिकन मीडिया, वाशिंगटन पोस्ट, संडे ऑब्जर्वर कोई नहीं लिख रहा है कुकी टेररिस्ट के अगेंस्ट में। तो क्योंकि अमेरिका को सेंट मार्टिन का आइलैंड चाहिए था, तो अब इसने क्या किया है, बांग्लादेश में उपद्रव शुरू किया और चाह रहा है कि भारत बांग्लादेश पर कुछ कार्रवाई करे, अटैक करे, हमला करे, भारत को उलझाना चाह रहा है। लेकिन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जो इंडिया का, वो भी तो चालाक लोगों से भरा हुआ है, वो भी समझ रहा है। तो अभी ये चाहे कुछ भी करके रह जाए, लगातार मिल रहे हैं विदेश मंत्री, लगातार जाकर के मिल रहे हैं, विदेश मंत्री जाकर लगातार मिल रहे हैं, समस्या का समाधान करने की कोशिश। जी जी नहीं, विदेश सचिव गए थे जी। बोले तो इससे क्या लग रहा है, समस्या का समाधान कुछ होगा? बांग्लादेश पर शांति से सब कुछ खत्म हो जाएगा? शांति से खत्म, कोई लड़ाई हो तब तो खत्म हो, लड़ाई है ही नहीं। ये प्रोवोकेशन है, ये ट्रैप है, जाल है, अमेरिकन ट्रैप। दे वांट वी शुड वॉक इनटू द ट्रैप, बट वी आर आल्सो स्मार्ट, वी विल नॉट वॉक इनटू द ट्रैप नोइंगली। हम इस जाल में नहीं घुसने वाले, अमेरिकन भी समझ रहा, इसलिए वह दिन पर दिन इस लड़ाई को स्टेप अप करने की कोशिश कर रहा है। वो तो शांति, अब इसका आंसर है पेशेंस एंड टाइम। इंडिया अभी जब तक इजराइल गाजा लड़ाई खत्म नहीं हो जाता है, सीरिया में सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं हो जाता है, यूक्रेन रूस का कोई कंक्लूजन नहीं हो जाता, तब तक भारत किसी भी तरह के लड़ाई में नहीं उलझे, न पाकिस्तानी फ्रंट पर उलझे, न बांग्लादेशी फ्रंट पे उलझे। और ये जो बर्मा में चल रहा है, जिसके कारण एक कुकी टेररिस्ट का कार्रवाई हो रहा है, इसको जिस तरह से पेशेंसफुली हैंडल कर सकता है, जैसे हैंडल हो रहा है, इस तरह से ही करे। आई थिंक दैट इज बेटर, मेरे को जो समझ है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर, हिंदुओं के संरक्षण के लिए क्या कुछ नहीं किया जा सकता है? ममता बनर्जी तो भारत का मतलब समर्थन कर रही है कि भाई हाँ, हिंदुओं को अत्याचार, हिंदुओं पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीन जो कब्जा करने की बातचीत कही जा रही है, उस पर भी उन्होंने जबरदस्त हमला किया है। देखिए, बांग्लादेश को पता है कि बांग्लादेश की, पाकिस्तान ही जब भारत का 1 इंच कब्जा नहीं कर पाया, जिसको कि अमेरिका का फुल फ्लेज सपोर्ट था, तो बांग्लादेश और नेपाल या भूटान क्यों कर पाएगा? उसमें भी पावर है करने का। इट इज ओनली प्रोवोकेशन। लेकिन क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ क्यों? आप इस बात को देखिए कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, मैं उनके लीडरशिप में बोल रहा हूं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पूरी तरह से फेल है। ही इज ए फेल्ड फॉरेन मिनिस्टर। आप देखिए, आप फॉरेन मिनिस्टर का काम क्या है कि पड़ोसियों से दोस्ती बनाना, पड़ोसी आपके प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हो। ये तो विलियम पिट के तरह, जो इंग्लैंड का एक मिनिस्टर था विलियम पिट, वो दिन रात खाली झगड़ा ही लगाता था। ये इनके कार्यकाल में आप देखिए, नेपाल जाके चाइना से फ्रेंडशिप करता है, मालदीव जाके चाइना से फ्रेंडशिप करता है, लंका में चाइनीज समर्थक ही समझिए दिशानायके को, बांग्लादेश में बवाल काट रहा है, बर्मा बांग्लादेश के, भारत के साथ नहीं है। कि कौन सा फॉरेन पॉलिसी जयशंकर चला रहे हैं भगवान जाने। ये पूरा फेल्ड मिनिस्टर है। इनको, किसी भी आदमी को ज्यादा दिन एक मिनिस्ट्री में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम आप बहुत दिन करते हैं ना, तो उसको हम लोग मिलिट्री टर्म में कहते थे, यू मे बिकम द विक्टिम ऑफ मेंटल ब्लॉक। जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं और 2 बार 3 बार काट दिए, नहीं बना, तो उस क्वेश्चन को उस समय मत कीजिए, बाद में कीजिए, या मेथड बदल दीजिए। तो ये फेल है। आप ही देखिए ना, सबसे झगड़ा ही लगाते रहता है,
तो ये कैसा फॉरेन मिनिस्टर है? उससे भी ज्यादा खराब है ये पूरा तरह इंटेलिजेंस फेल्योर, ये रॉ का फेल्योर है। जो रॉ का जो डायरेक्टर बैठा हुआ है, जो या जो ईस्टर्न ब्यूरो का चीफ है, वो निकम्मा है। रॉ का चीफ कोई काम नहीं कर पाता। और रॉ का इतिहास ही रहा, कभी भी क्रिटिकल मोमेंट में वो इंफॉर्मेशन नहीं किया। आप समझिए कि बांग्लादेश में 5,000 का भीड़ वहां के प्राइम मिनिस्टर को घेर लिया और आर्मी रिफ्यूज कर दिया रेस्क्यू करने के लिए, पुलिस सरेंडर कर दिया। ये एक दिन में होने वाला बात है? इसके पीछे बहुत पहले से चाल चल रहा होगा। वहां का आर्मी चीफ कॉम्प्रोमाइज था, तभी तो आर्मी चीफ ने रिफ्यूज कर दिया रेस्क्यू करने से प्राइम मिनिस्टर को। रॉ के एजेंट को पता नहीं चला वो वहां ढाका में बैठ के क्या करता है, खाली खाता पीता है, सरकारी पैसा उड़ाता है। इतना तो उसको सेंस होना चाहिए था। एक आदमी बोल रहा था कि इवन रिक्शा पुलर वाज नोइंग कि इन बांग्लादेश कूप इज इमिनेंट, माने वहां तख्ता पलट होने वाला है। जैसे बिहार में नहीं होता है कि नीतीश जी आरजेडी में भागने वाले हैं या नीतीश जी बीजेपी में जाने वाले हैं, तो आप सबको कैसे पता चल जाता है? पहले हमारे गांव में चाय दुकान वाले को भी पता चलता। इसी तरह से एक रिक्शा खींचने वाला भी ये बात कर रहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होने वाला है, लेकिन वो रॉ का जो हेड बैठा हुआ है उसको ये बात पता नहीं चला। उसको ये बात पता नहीं था कि आर्मी चीफ कॉम्प्रोमाइज हो गया है CIA से या चाइनीज से। तो किस लिए वहां पर और किस कारण से कॉम्प्रोमाइज हुआ? कि उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए किडनैप किया या उनको पैसा दिया या क्या हुआ? तो उसी के लिए तो जासूसी संस्था होती है। उसने कुछ कर ही नहीं पाया। टाइमली इंफॉर्मेशन तक अगर देता तो प्रदर्शन को रोका जा सकता था। इसका जमात इस्लामी में एक भी आदमी नहीं। रॉ का ये जो जमात इस्लामी प्रदर्शन किया, इसका मतलब उसमें उसका एक आदमी तक नहीं है जो इसको खबर देता। 71 वार में भी रॉ फेल था। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान ने ढाका एयरबेस से अपना रडार को छुपा दिया था मीरपुर जू में। जू के अंदर रडार लगा दिया था। उस एक रडार के कारण एयरफोर्स को इतना परेशानी हो रहा था, इतना परेशानी हुआ मिलिट्री ऑपरेशंस करने में। 7 दिन तक एयरफोर्स का मन समझिए अक्सक बंद होकर रखा था, केवल उस एक रडार के कारण। गुवाहाटी से भी हवाई जहाज घुसे, हासिमबाड़ा से घुसे, क्लाईकुंडा से घुसे, कहीं से भी घुसे ढाका एयरपोर्ट पर रेड के लिए, और रडार पकड़ लेता था। लेकिन रॉ ने एक खबर तक नहीं दे पाया। कारगिल ऑपरेशन में इसको पता नहीं चला रॉ को कि इतना बड़ा मिलिट्री इंट्रूजन हुआ। आप सब जानते हैं 65 के वार में पाकिस्तान ने एक इच्छोगिल नहर बना रखा है लाहौर के प्रोटेक्शन के लिए। बगल में एक नया टाउन डेवलप हो गया था बाटापोर करके। जैसे हम लोग के गांव में नहीं होता, पहले कोई चौक उक रहता है जहां पे लोग 1-2 चाय का दुकान रहता है। आजकल देखेंगे कि बड़ा दुकान बन गया है वहां पे, जिसमें माने कंक्रीट का दुकान हो गया, एक में रेशन का दुकान है, कपड़ा उपड़ा का बिल्डिंग बन गया। ऐसा नया बिल्डिंग आ गया था। और रॉ उस समय रॉ नहीं था, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो था, IB, उसको पता ही नहीं था। इवन मैप तक नहीं उनके पास पता था। ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर का इनको इनसाइड का आइडिया नहीं था कुछ भी, जिसके कारण जब जनरल बरार ने ऑपरेशन लॉन्च किया तो उनको वो तो हक्का बक्का रह गए। तो ये जो रॉ जो जासूसी संस्था है भारत का, उसको एक RN काव जो इंदिरा गांधी ने फर्स्ट टाइम, या V शंकरन नायर ऐसा, या जो अजीत डोभाल थे, इस टाइप का एक काबिल होशियार डेडिकेटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर का जरूरत है। क्योंकि जो रॉ में आदमी बैठा हुआ है, या तो उसको पैसा नहीं मिल रहा है नई दिल्ली से पूरा, जिससे कि वो अपने एजेंटों को पैसा नहीं दे पा रहा, या उस पैसे को खा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक नीरज श्रीवास्तव रॉ का ईस्टर्न ब्यूरो में था। 100 करोड़ रुपया उसको दिया गया नेपाल इलेक्शन में, और उसने मात्र 50 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया, 50 करोड़ रुपया खा गया, और उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका रिलेटिव अमर भूषण जो रॉ का हेड बने थे, बैठे हुए थे। तो या तो रॉ के एजेंट बेईमानी कर रहा है, पैसे को खा रहा, या उसको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है। अभी ओली साहब गए हैं चाइना और जाके साइन करके आ गए। रॉ का वो जो नेपाल में जो कोई तो होगा रॉ का अफसर, उसको पता नहीं है। तो सब चीज मुझे लग रहा है ये लोग आजकल कमेंट
कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर रहा है। माने मोबाइल टैपिंग ये सब नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस भी एक बड़ी चीज होती है जो आदमी के आदमी थ्रू चल रहा है। उस मामले में लग रहा है कि कोई ये बड़ा अफसर बैठा हुआ है जो गोलमाल प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा रहा है, जिसके कारण ये हो रहा है। क्योंकि हमें क्या मतलब आप बड़ा जासूस है कि छोटा जासूस, हम तो सीधा देख रहे हैं कि नेपाल आपके हाथ से जा रहा है, बांग्लादेश में इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ आपको पता नहीं चला, मोइजू की सरकार बन गई मालदीव में, लंका में हो गया उल्टा सीधा, पाकिस्तान ने 600 टेररिस्ट घुसा दिया। आप क्या जासूसी कर रहे हैं? नहीं, सब मिला के ये फेल्यूर है, इंटेलिजेंस फेल्यूर है एकदम भारत का। निकम्मा की तरह काम कर रहा है, उसको लात मारने का जरूरत है। उस पर प्राइम मिनिस्टर कोई अपना आदमी बैठा है, काबिल आईपीएस को, रॉ कैडर से एक काबिल जो पूरा रॉ को, और रॉ में मुझे लग रहा है पैसा ये लोग, या तो प्राइम मिनिस्टर भी गलत है, पैसा नहीं दे रहे, क्योंकि आदमी आपके लिए काम करेगा तो नोट दीजिए तभी करेगा, या ये जो रॉ का ब्यूरो हेड सब वो पैसा खा रहा है। नहीं तो क्यों हुआ? हम तो नॉर्मल पॉलिटिशियन है, सिटीजन, हमारा काम है क्वेश्चन पूछना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए। बांग्लादेश में, हाँ जी बिल्कुल सर, बोलिए। बिल्कुल, ज्यादा टाइम हो गया क्या? बांग्लादेश में देखिए जो हिंदू एट्रोसिटीज की बात है और इसकी जो बात है, चकमा में चटगांव हिल्स पे चकमा की 90% पॉपुलेशन थी, सबको मार के भगा दिया है बांग्लादेशी मुसलमानों ने, और आज अरुणाचल में है वो लोग। बांग्लादेशी मुसलमान सब दिन से गद्दार है, सब दिन से गद्दार है। जिन्ना ने जब डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया था, सबसे ज्यादा मार काटे बांग्लादेशी मुसलमान ने किया था। नोआखाली का फेमस दंगा सबको याद है, सामने में हिंदू को मार देता था, उसके पत्नी से शादी कर लेता था। 71 में जब पाकिस्तानी फौज ने पेला तो सब जानता है भारत ने जाके बचाया। उसके बाद ये इतना हरामी है बांग्लादेशी मुसलमान कि पहले ही दिन, जिस दिन सरेंडर हुआ, उल्टा इंडियन आर्मी को ब्लेम करने लगा कि जितना पाकिस्तान ने नहीं लूटा 50 साल, भारत ने एक ही दिन में लूट लिया। साला पगला सब कहीं। कुलदीप नैयर ने अपने किताब में लिखा है, समझे? तो अब 21% हिंदू पॉपुलेशन थी, सबको मार के भगा दिया। वो जो बोल रहा है कैप्चर कर लेंगे, अगर भारत कल यहाँ से सारे बंगाली मुसलमानों को बांग्लादेश में ठूसना शुरू कर दे तब क्या होगा? लेकिन वो बांग्लादेश नहीं बोल रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका बोल रहा है। अभी समय है हम लोगों को, हम लोग मतलब भारत सरकार को कवर्ट ऑपरेशन चलाए। सर्दी का दिन है, पैसा लगाए और बांग्लादेश को ऐसा पानी पिला दे ना, रॉ को बोले कि अपना कुछ हाथ दिखाओ। थैंक यू, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बांग्लादेश से जुड़े मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, रजनीश सर हमारे साथ जुड़े थे। ऐसे ही तमाम चर्चाओं में सर से जुड़ेंगे, कई इंटरनेशनली मुद्दों पर बातचीत होगी, देश भर में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल और इंटेलिजेंस को लेकर की क्या अपडेट है, इस पर लगातार हम अपने दर्शकों से बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।